मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय 11th अकाउंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th अकाउंट्स। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ मोयानी अशोक, माई क्वालिफिकेशन M.Com M.Ed। मैं यहाँ पर एज अकाउंट टीचर यहाँ पर अपॉइंट हुआ हूँ और आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। आई होप सो आप भी मुझे हेल्प करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। 11th अकाउंट्स, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लें। ये अकाउंट्स किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने की थी, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, बुद्धिशाली प्राणी, जो योग्य डिसीजन ले सकता है, कोई भी चीज के बारे में समझ सकता है और योग्य डिसीजन ले सकता है, ठीक है। परंतु भूतकाल में क्या था, प्राचीन काल में क्या होता था, मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहता था और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था, ठीक है। तब क्या करता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान कर या वस्तु के बदले सेवा देकर वह अपनी आवश्यकता को पूरा करता था, जिसे क्या कहते थे, साटा पद्धति। साटा पद्धति कहते हैं, ठीक है, यानी बार्टर सिस्टम। उस सिस्टम में, पद्धति में क्या किया जाता था, किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु है, जैसे कि एक व्यक्ति के पास, ए के पास क्या है, चावल है, और बी के पास कपड़े हैं, तो ए को क्या कपड़े की आवश्यकता होगी, बी को चावल की आवश्यकता होगी। तभी क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ वस्तु की अदला बदली कर वह जो उसकी आवश्यकता थी वह पूरी करते थे। या किसी व्यक्ति को चावल है किसी के पास और बदले में किसी भी प्रकार की सेवा देकर या सेवा लेकर अपनी आवश्यकता को पूरा करते थे, वो भी उसे कौन सी पद्धति कहते थे, साटा पद्धति, बार्टर सिस्टम। परंतु समय के चक्र के साथ मनुष्य का विकास होता गया, उसकी आवश्यकता बढ़ती गई, तो क्या हुआ, मुद्रा की खोज हुई। पहले मुद्रा की खोज में सिक्के, धातु के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, तभी क्या हुआ, करेंसी, नोट की खोज हुई। परंतु वर्तमान समय में प्लास्टिक मनी की खोज हुई है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह की शुरुआत हुई, जिससे कारण जो व्यापार है और सरल बना है, जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकता द्रव्य के रूप में, मुद्रा के रूप में देकर अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है। जैसे कि उसे चावल की आवश्यकता है, तो उसने 100 रुपए दुकानदार को दिए और वह चीज ले ली, उसकी आवश्यकता सरलता से पूरी होगी। क्या हुआ, साटा पद्धति की कई सारी लिमिटेशन, मर्यादाओं के कारण मुद्रा की खोज, इसके कारण मनुष्य अपनी आवश्यकता मुद्रा खोज के कारण इजीली पूरा कर सकता है, ठीक है। परंतु इसकी जो हमारे जो जैसे जैसे मनुष्य के विकास हुई, तो भारत में घमा रखने की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, अर्थशास्त्र में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, चाणक्य ने इसकी शुरुआत की थी। परंतु भारत में शुरुआत अर्थशास्त्र में चाणक्य ने की, बट पश्चिम के देशों में किसने शुरुआत की, ल्यूका पेसियोली। ल्यूका पेसियोली ने पश्चिम के देशों में शुरुआत की थी। कई बार अकाउंट्स का जन्मदाता, जनक किसे कहा जाता है, ल्यूका पेसियोली को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे नामा लिखने की शुरुआत की, तो धंधे में कई सारे हिसाब रखने पड़े। फर्स्ट हिसाब किसे कहते हैं, ठीक है, हिसाब किसे कहते हैं, धंधे में किसी भी प्रकार की खर्च, आय या उपज या खर्च को अलग अलग रूप से दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हिसाब कहते हैं। जैसे कि धंधे में क्या किया, 10,000 का माल बेचा, उसकी लागत कितनी थी, 8,000। तो इसके लिए हमको कैसे मालूम पड़ा कि लाभ हुआ कि नुकसान हुआ,
तो 2000 हमको लाभ हुआ, जो लागत है, जो उपज है, उपज से कम लागत हो, ठीक है, उपज से कम खर्च हो, तो जो रकम हमको मिलती है उसे लाभ कहते हैं। उसके विपरीत अगर हमने 12,000 हमारी लागत हुई और 10,000 में वह माल बेचा तो 2,000 हमको लॉस हुआ, ठीक है, क्या हुआ, 2,000 का नुकसान हुआ, तो उसे हानि कहते हैं, ठीक है। ये टर्म्स आप सबको याद रखने हैं, लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, ठीक है। हिसाब किसे कहते हैं, धंधे में जो उपज होती है उसके अगेंस्ट जो खर्च वगैरह किए जाते हैं उसे हिसाब कहते हैं। और इसके बाद हिसाबी पद्धति किसे कहते हैं, यानी अकाउंट्स किसे कहते हैं। धंधे के अंदर जो व्यवहार होते हैं, जो घटनाएं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ध्यान से सुनना, धंधे हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसे सिस्टमेटिकली लिखने की विज्ञान और कला और विज्ञान को नामा कहते हैं या हिसाबी पद्धति कहते हैं, ठीक है, समझ शब्दों में। बट जो हमारे बुक्स में कुछ अलग अलग डेफिनेशन दी है, किसने दी है, AICPA, किसने दी है, AICPA ने दी है, यानी किसने दी है, अकाउंटिंग, किसने दी है, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिक अकाउंट्स ने हमको इसकी डेफिनेशन दी है, जो हमको स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछे तो यह हमको लिखनी है। क्या लिखा है परिभाषा में, हिसाबी पद्धति व्यवहारों और घटनाओं में जो मौद्रिक लक्षण रखते हैं। हिसाबी पद्धति जो हिसाब पद्धति है उनमें क्या, जो व्यवहार और घटनाओं, जो धंधे के अंदर लेन देन हुई है, परचेस हुई है, सेल हुई है, जो हमने खर्च चुका है या किसी प्रकार की आवक हुई है, उसके जो लक्षण रखते हैं उन्हें द्रव्य के रूप में लिखने का और वर्गीकरण करने का, उनके द्रव्य यानी जिनको लिख सके। धंधे के अंदर व्यवहार कौन से लिखे जाते हैं, या हमको पैसे मिले हैं या मिलेंगे, उनका ही उल्लेख किया जाता है, को अलग अलग करके वर्गीकरण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसी पद्धति को क्या कहते हैं, हिसाबी पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा जो व्यवहार हुआ है उसके हम लोग अर्थघटन करते हैं, ठीक है। आपको यह डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद हिसाबी पद्धति के लक्षण, इसके अंदर अलग 7 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे। फर्स्ट क्या है, इसमें वित्तीय लक्षण होते हैं। हिसाबी पद्धति में क्या होता है, वित्तीय लक्षण होते हैं। कोई भी चीज हम धंधे के अंदर जो व्यवहार होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें वित्तीय पैसों की लेन देन होती है, तभी उसे व्यवहार किया जाता है, तभी उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को 10 केजी गेहूं भेजा, कितने का, 2 रुपए का, तो ₹20,000, तो ये कौन सा लक्षण रखता है, वित्तीय फाइनेंशियल लक्षण रखता है, उसके अंदर पैसों की लेन देन हुई है, ठीक है, आया समझ। सेकंड नंबर, द्रव्य विनिमय के माध्यम के रूप में, द्रव्य है जो पैसे हैं, जो व्यवहार हमने जो घटनाएं की है उसमें क्या होता है, उसमें पैसों की लेन देन होती है या सेवा की लेन देन होती है। जैसे कि 20,000 के गेहूं बेचे थे, उसको हम रोकड़ के रूप में लेंगे या उसके बदले में किसी प्रकार की सेवा लेंगे, तभी उसका जो माध्यम है द्रव्य के रूप में माना जाता है। 2 रूप में होता है, या उससे नकद ले लें या किसी प्रकार की उससे सेवा प्राप्त करें, ठीक है। इसके बाद थर्ड, व्यवहारों का वर्गीकरण और विश्लेषण। धंधे के अंदर जो व्यवहार हुए हैं उनका अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। जो व्यवहार है नकद है या उधार है, नकद में किए हैं, कैश के रूप में है या उधार है, या संपत्ति के व्यवहार है या जिम्मेदारी के व्यवहार है, उन सब का अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है और वर्ष के अंत में उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण में मीन्स क्या किया जाता है कि जो व्यवहार हुए हैं उनका अलग अलग रूप से विश्लेषण किया जाता है, कैश है कि क्रेडिट है, और वर्ष के अंत में उनका अलग अलग करके
के अलग अलग विश्लेषण किया जाता है, कितनी संपत्तियां हैं, कितने देनदार हैं, कितने लेनदार हैं, सब आगे हमारे जो टर्म्स हैं वो सब आगे आएंगे। यह चैप्टर का नाम यही है हमारा अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, जो उसके जो आधारभूत जो अकाउंट्स के अलग अलग जो शब्द हैं उनके बारे में बेसिकली सिद्धांत के बारे में हमको समझना है। ठीक है, इसके बाद व्यवहारों का अर्थघटन, जो हमारे धंधे के अंदर जो व्यवहार हुए हैं उनका अलग अलग अर्थघटन किया जाता है। ठीक है, कैसे जो व्यवहार किए गए हैं उनको कैश के रूप में है या उधार के रूप में है, उनका अलग अलग अर्थघटन किया जाता है। कितनी संपत्तियां हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने देनदार हैं, कितने लेनदार हैं, उन सब का अर्थघटन निकालकर धंधे के सामने चित्र प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नंबर पॉइंट है परिणामात्मक जानकारी। ठीक है, यानी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो धंधे के अंदर जो व्यवहार हुए हैं उनका क्वालिटेटिव, यानी जो भी व्यवहार होते हैं उनका जो भी ट्रांजेक्शन जो किए हैं उनको मुद्रा के रूप में होते हैं, द्रव्य के रूप में होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है पैसों के रूप में होती है, तो उसके रूप में जो जानकारी हमको मिलती है वह परिणात्मक जानकारी, क्वालिटेटिव जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, जो भी हमको अकाउंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी वह परिणात्मक जानकारी मिलेगी। जो अंदर जो फिगर्स होंगे वो पैसों के रूप में या द्रव्य के रूप में ही होते हैं, तो हमको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वह परिणात्मक जानकारी मिलेगी। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट आर्थिक मूल्य, जो भी धंधे के अंदर जो व्यवहार किए गए हैं, व्यवहार किस रूप में होते हैं, कैश के रूप में या उधार के रूप में, नकद और कैश और क्रेडिट, उसके द्वारा हम लोग योग्य डिसीजन ले सकते हैं कि जो हमारे धंधा बिजनेस चल रहा है उसमें जो इन्वेस्टर हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है वो उसको हमारे धंधे में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, जो हमारे फाइनल अकाउंट होंगे, जो वार्षिक हिसाब होंगे उनके द्वारा वह जानकारी लेगा कि इसके अंदर हमको लाभ हो रहा है तो इन्वेस्ट करेगा, अगर हानि होगी तो इन्वेस्ट करेगा नहीं। इसलिए आर्थिक निर्णय लेने के लिए भी यह अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, और हमारे किस क्षेत्र में किसमें खर्चे कर रहे हैं, किसमें ज्यादा कर रहे हैं, किसमें कम कर रहे हैं, वह भी जानकारी हमको योग्य डिसीजन लेने के लिए भी अकाउंट्स वगैरह सब मेंटेन किए जाते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक जानकारी, धंधे के अंदर लास्ट पॉइंट है यह, किसकी लास्ट पॉइंट है, हिसाबी पद्धति के लक्षण की। जो धंधे के अंदर जो व्यवहार किए गए हैं, जो आपको पेज नंबर 3 पर एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, गोल राउंड में क्या क्या लिखा गया है, व्यवहारों को लिखना, उनका वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, अर्थघटन करना और रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है ना, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जो रिपोर्ट जो बन गई उसको सालों साल हमारे बिजनेस में पड़ी रहती है। किस साल कितना खर्चा किया गया था, किस साल कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था, किस क्षेत्र में हमको कितना इन्वेस्ट किया था, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस क्षेत्र में हमको कितना खर्च कम करना चाहिए और बड़ा खर्च बढ़ाना चाहिए जिससे हमारा लाभ इंक्रीज हो। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है जो रिकॉर्ड में अलग से रख दिए जाते हैं, इसके द्वारा हम कभी भी उन बुक्स वगैरह को खोलें हमको ऐतिहासिक जानकारी मिले। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक पेज नंबर 3 तक आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और हम आगे डिस्कस करेंगे हिसाबी पद्धति के उद्देश्य, उसके लाभ और मर्यादा के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से एक बार से रीड कर लेना और पॉइंट्स को बिना देखकर लिखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।